हेलो नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 7th फेज के सभी शिक्षक अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने कंप्लीट आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी जब आप बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। तो जो सिलेबस, जैसा कि सिलेबस को अपडेट किया गया है, सिलेबस डाल दिया गया है बीपीएससी की वेबसाइट पर, वो सिलेबस को अगर हम आधार मानते हैं, मानना भी पड़ेगा क्योंकि उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो जो भी सिलेबस आया है उस सिलेबस में जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो लैंग्वेज का है, और सेकंड जो है हमारा सब्जेक्ट के साथ हमारा कॉम्बिनेशन है जीएस का। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कैटेगरीज वाइज है, लाइक जो क्लास वाइज की अगर बात करें 1 to 5, फिर 6 to 8, फिर हाई स्कूल एंड +2, तो हम सभी सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि उन लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे वो नियोजित शिक्षकगण हो। तो सब के लिए हम ये स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। आई होप कि इसमें बताए गए सारे फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन चीज़ों को आप बड़ी बारीकी से सुनिए, समझें और अपनी तैयारी में उसको फॉलो करें, ताकि आपकी कोई भी गलती जो है आपको एग्ज़ाम से बाहर क्या कर आप हो सकते हैं, कहने का मीन्स यह है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 1 to 5 की स्ट्रेटजी क्या होगी, और उसमें भी पहली दफ़ा हम पहली चीज़ों पे हम बात करें कि लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज विषय है उस पर हम कैसे काम करें। तो लैंग्वेज में जो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हमारे हिंदी के रहेंगे और 75 क्वेश्चंस हमारे 75 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के रहेंगे। तो अब तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि 25 जो क्वेश्चंस फ्रॉम द हिंदी एंड 75 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश से पूछे जाएंगे, तो वो सवाल कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या फिर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो बीएड एंट्रेंस लेती है, तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के साथ साथ जो बिहार में जो सीईटी बीएड के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित होती है उसमें जो हिंदी के प्रश्न आते हैं, अगर तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिलाकर देखें तो हिंदी में जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वह एक समानार्थी, विपरार्थक, पर्यायवाची, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, कुछ गद्यांश रहते हैं, कुछ कहानी रहते हैं, और उस कहानी में से हमको चयन करना पड़ता है कि उसके क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। उसके बाद ये गद्यांश कहानी के भी दिया जा सकता है और कविता के रूप में भी दिया जा सकता है। तो आप जो सीटेट के एग्ज़ाम दिए होंगे तो सीटेट में भी हिंदी और इंग्लिश रहते हैं। तो जो हिंदी का जो आप वहाँ पे जो देखते हैं, तो वहाँ तो हिंदी पेडागोगी है, तो पेडागोगी को अगर हम बाहर कर दें, क्योंकि पेडागोगी से सवाल नहीं आएंगे, स्पष्ट कर चुके हैं बीपीएससी के जो चेयरमैन महोदय, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पेडागोगी चूँकि आप सीटीईटी बीटीईटी में आप दे चुके हैं, इसलिए हम इसमें नहीं पूछेंगे, तो हिंदी से जुड़े पेडागोगी नहीं पूछेंगे। तो समानार्थी शब्द, विपरार्थक शब्द, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, पर्यायवाची शब्द के साथ साथ गद्यांश, जो गद्यांश पढ़ के जो जवाब देने होते हैं, और एक कविता पर आधारित होंगे। तो इस पर आधारित प्रश्न हमारे हिंदी के आएंगे, ये बातें आप ध्यान में रखें। उसके बाद अन्य चीज़ें जैसे कि कुछ मिलान करने वाले भी आ सकते हैं हिंदी से संबंधित, कुछ कहानीकार लेखक से जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। जो 1 to लेकर 10 तक की जो हिंदी के बुक्स हैं, ये भी हो सकता है कि हिंदी बुक्स के लास्ट में जो कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन रहते हैं वहाँ से भी कुछ सवाल को पिक कर लिया जाए। तो चूँकि हिंदी है तो उसका आपने स्टेटमेंट्स देखे होंगे, उसमें ये बोले हैं कि हिंदी जानने का मकसद यह है कि चूँकि हमारा बिहार हिंदी भाषी है तो हिंदी कंपैरिजन इंग्लिश के मुकाबले थोड़ा कठिन होगा। कठिन इस संदर्भ में होगा कि हम लोग हिंदी भाषी राज्य में हैं और यहाँ के बच्चों को हिंदी शुरुआत से ही ऐसी चीज़ें होती है कि वो उसकी स्ट्रॉन्ग होती है।
तो हिंदी के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। गद्यांश समझिए, समानार्थी, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक शब्दों का जो होते हैं 5 शब्दों का एक शब्द, कोई जो त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हो तो त्रिनेत्र। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ संधि विच्छेद पर आधारित क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ जैसे होते हैं हर्ष ई, दीर्घ ई, जो अकारांत सब जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। ये चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। बस इसी चीज़ें जो आपको 6th क्लास से 10th क्लास तक के जो हिंदी के जो ग्रामर पोर्शन होंगे, एक बार उस बुक्स को देख लेना है। साथ ही साथ जो केंद्रीय विद्यालय में जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर समानार्थी, विपरीतार्थक, पर्यायवाची शब्द थे, कुछ अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध को शुद्ध क्या होगा वो थे, और गद्यांश पर आधारित थे। तो हम ये इस सब के अनुभव के आधार पर हम ऐसा बोल रहे हैं। तो ये हिंदी की तैयारी होगी। इंग्लिश की तैयारी के लिए हमको क्या करना होगा कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 क्वेश्चंस में आपको क्या करने हैं कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं, सैनोनिम्स जिसको बोलते हैं, सैनोनिम्स और एंटोनिम्स पर सवाल आएंगे। 25 क्वेश्चन है। सैनोनिम्स आप समझिए कि 3 से 5 क्वेश्चन सैनोनिम्स के रहेंगे, 3 से 5 क्वेश्चन जो है वो एंटोनिम्स के होंगे, विपरीतार्थक शब्द होंगे। उसके बाद 3 से 5 क्वेश्चन जो है वो प्रीपोजिशन पर आधारित होंगे। कुछ वर्ड लिखा रहेगा, ऑन द टेबल होंगे या बिलो द या अबव द, वो जो प्रीपोजिशन पर आधारित जो होते हैं उन पे आधारित रहेंगे। तो प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद गद्यांश वाले क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, एक छोटा पैराग्राफ रहेंगे, उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो क्लॉज टेस्ट होंगे, कुछ पैराग्राफ टीचिंग पर कुछ लेख लिखा होगा, उस बीच बीच में जो खाली जगह छोड़ देते हैं, जो बैंकिंग वगैरह सब एग्जाम में देखे होंगे आप लोग, तो वो बीच में जो क्लॉज टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्लॉज टेस्ट हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ 3-4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस एरर से भी आ सकते हैं, प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे, क्लॉज टेस्ट आएंगे। उसके बाद जो गद्यांश पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे, जो CTET में पूछे जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इस तरह के क्वेश्चंस ही लैंग्वेज में आएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। हम सभी बिहार के स्टूडेंट्स का जो है हिंदी मजबूत है। अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत आपको दिक्कत भी देगी तो हिंदी आपको बचा सकती है। तो यहाँ पे 30% क्वेश्चन मतलब आंसर लाना, मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगर आप तल्लीनता के साथ अभी से लग जाते हैं तो। अब रही कि ये तो लैंग्वेज पेपर की हमने कॉमन सभी सेक्शन के बात कर लिए। अब आइए कि हम 1 to 5 में अगर आप हैं तो GS का तैयारी कैसे करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे 150 का 150 वो GS के ही रहेंगे। तो GS जो है वो आपको ये मान के चलिए अगर 1 to 5 के हैं तो आप 1 to 5 की न्यूनतम योग्यता 11th है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द BPSC, उनके माध्यम से ये बात स्पष्ट है कि जो न्यूनतम योग्यता है वहाँ तक कवर होना है। तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सिविक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, सिविक्स में तो इसमें ज़्यादातर हिस्ट्री आएंगे और ज्योग्राफी आएंगे, इन्वायरमेंटल साइंस आएंगे। तो पर्यावरण विज्ञान, हिस्ट्री को ज़्यादातर नेशनल जो मूवमेंट जो है तो उसको आधारित ज़्यादा सवाल आएंगे, ज्योग्राफी को पढ़ लेना है। ये सारा चीज़ आपका कक्षा 6th क्लास से लेकर कक्षा 12th क्लास तक के क्वेश्चन से ही आएंगे। फिर इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कुछ रीजनिंग रहेंगे। तो अगर आप कोई भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखें, तो उसमें जो मैथ, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर हिंदी या इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको मिलता जुलता वही क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आप चूँकि टीचर बनने जा रहे हैं 1 to 5 में और आपको सिलेबस पढ़ाना है, तो आप ये मान के चलें कि आप 1 to
10th तक को जो आप पढ़ाएंगे तो उसके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में क्या होंगे, तो वो सिलेबस को आपको चेक कर लेना है। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आपको 6th क्लास से लेकर कम से कम 10th क्लास तक के ज्योग्राफी को अवश्य पढ़ लीजिए। 11th अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, 12th तक अगर है तो उससे भी बेहतर है। हिस्ट्री को आप जोड़ पढ़ लें, कम से कम 12th लेवल तक के बिहार सरकार की जो हिस्ट्री है उनको जोड़ पढ़ लें। फिर आप सिविक्स के भी क्वेश्चंस को पढ़ लें। करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। मार्केट में कोई भी जो बेहतरीन बुक्स है, मैगजीन्स हैं, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल है, उसके बाद यूनिटेरिया है, अन्य भी कुछ है, और बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले अच्छे से शिक्षकगण हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये ऐसा कर लेंगे। तो कुल मिला के हम अगर देखते हैं तो अगर 40% जो है क्वालिफाइंग है फॉर द जनरल, तो हम 40% ही सबके लिए मान के चलते हैं। तो अगर आप 150 में 60 अंक लाने होंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करें तो कहानी कुछ अलग हो सकती है। तो निश्चित तौर पर तैयारी आपकी पुख्ता होगी और अभी से आप कमर कस लें और तैयारी शुरू कर दें। हम आगे यह भी बात करेंगे कि क्या होगा, ये बहाली क्या फंस जाएगी, विवादित तो हो ही गई है, लेकिन क्या इसका एग्ज़ाम, तो उन विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे लास्ट में बात करेंगे। इस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अब आइए कि हम 6 to 8 में तो कैंडिडेट है नहीं, तो सिलेबस तो 6 to 8 के जो है वो 10th तक जाएंगे। तो 9th और 10th वाले जो STET 2019 का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो चूँकि हम बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस तो बहुत कम आए थे, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, फिजिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो आप ये मान के चलिए कि आप चूँकि हाई स्कूल में विज्ञान की टीचर बनेंगे, साइंस की टीचर पढ़ेंगे, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आते हैं, तो आपको तीनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो तीनों की जब प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी तो आपको क्या करने पड़ेंगे, तो पहली शर्त तो आपकी ये होगी कि बिहार सरकार के द्वारा जो हाई स्कूल में जो विज्ञान पढ़ाई करवाई जाती है, जनरली हम लोग भारतीय भवन पढ़ते हैं, तो वो जो कि बिहार सरकार पर ही आधारित सिलेबस है, NCERT या CRT पर ही आधारित है। तो आप बिहार बोर्ड के कक्षा 9th और 10th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अध्ययन बड़ा ही बारीकी से करें और क्वेश्चन फॉर्मेट पर करें। आप ये मान के चले कि नीट फाउंडेशन की जो बुक्स आती है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का, तो नीट फाउंडेशन का जो बुक्स आते हैं 9th 10th के लिए, आप उसको जरूर पढ़ें। जो भी पब्लिकेशन की नीट फाउंडेशन के बुक्स आते हों, तो वो नीट फाउंडेशन के बुक्स के लिए जो भी ऑथर हैं, ऑथराइज्ड बुक्स मार्केट में हो, तो आप उसको आधार मान लेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। खास तौर से आप ये ध्यान रखिए कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है। केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म से सवाल निश्चित आएंगे, और बायोलॉजी में जो है कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, प्लांट हार्मोन्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आप अगर नीट फाउंडेशन को आधार मानते हैं, 11th तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कुछ चीज़ों को अगर अपडेट करते हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है STET 2019 में, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहानी बन सकती है आपकी, आप मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। अगर आप सिंपल पढ़ के निकल गए भारतीय भवन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, तो फिर आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि 100 मार्क्स के जो सब्जेक्ट होंगे, तो 100 मार्क्स उनको पता है BPSC को कि आपका ये स्ट्रॉन्ग होंगे। बायोलॉजी से अगर आप हैं, फिजिक्स से हैं या केमिस्ट्री से हैं, तो उनको ये पता होगा कि आप अगर बायोलॉजी रखे हैं तो केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगा। फिजिक्स रखे हैं तो आपका केमिस्ट्री और मैथ अच्छे होंगे, केमिस्ट्री होंगे तो इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ आपके अच्छे होंगे, तो वो जरूर कुछ ना कुछ करामाती काम करेंगे। तो इसीलिए आप उससे भी 5 कदम आगे जाके सोचें
आप नीट के को आधार माने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नीट फाउंडेशन को आधार माने, जो कि 11th-12th के कंसेप्ट पर काम करती है। तो वहाँ से आपके भी आइडिया और कंसेप्ट में बढ़ोतरी होगी, ताकि आप अच्छे से बीपीएससी के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। बाकी बचा 50 क्वेश्चन जीएस के लिए, तो उसके सिलेबस में स्पष्ट है कि भाई ज्योग्राफी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसके बाद कुछ जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री मैथ है, रीजनिंग है। तो बस वो 10th स्तरीय होंगे, तो उनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन्स हमने आपको बताया, वो मैगजीन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आइए जो 11th-12th है, 11th-12th वाले को आपको मान के चलना है कि आपको बीएससी तक के, कम से कम बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका विषय रहा हो, तो आप बीए या बीए तक के सिलेबस को, ऐसे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो मास्टर डिग्री तक जाता है, लेकिन मास्टर डिग्री नहीं, आप बीए फाइनल ईयर तक के सिलेबस को अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे, तो होगा क्या कि नीचे वाला जो भी क्वेश्चंस होंगे 11th-12th के, वहाँ तक आपकी सोच बढ़ जाएगी, कंसेप्चुअलाइज आप ज़्यादा कर पाएंगे, और स्टैंडर्ड जो है थिंकिंग का वो बढ़ जाएगा, जिससे यह होगा कि आपको क्वेश्चंस वो आसान दिखेगा 11th-12th के क्वेश्चन। तो अपने लेवल को आप मास्टर डिग्री तक ले जाएं, बीएससी लेवल तक ले जाएं, और वहाँ से अभी भी क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दें, अलग अलग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का, और नीट के भी क्वेश्चंस देखें। अगर आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन देखें, केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री क्वेश्चन, अगर बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी क्वेश्चन आप नीट लेवल के देखें, क्योंकि नीट से बेहतर नहीं जा सकता, क्योंकि नीट में जो पढ़ाने वाले होते हैं वो मास्टर डिग्री वाले होते हैं ज़्यादातर, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत टॉप लेवल के रहते हैं, एनसीईआरटी का निचोड़ होते हैं। और 11th-12th में एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ाना होता है तो हमको एनसीईआरटी पर आधारित तो काम करना ही है, तो एनसीईआरटी के ही कोई टॉपिक्स को हमको लिंकेज करना है मास्टर डिग्री तक, तो एनसीईआरटी को आधार मानिए और नीट को तक उस तैयारी को आप ले जाएं। तो एनसीईआरटी को कम से कम 10 बार आप जरूर रीड करें, और साथ ही साथ आप नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे आप जिस विषय के हों वहाँ तक आप जाएं। जो भी आपके विषय से, जैसे आर्ट्स के अगर कुछ विषय हैं तो आप नेट लेवल तक जाएं, नेट के क्वेश्चंस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से। तो ये चीज़ें आपको क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आने की संभावना होगी वहाँ तक सोचने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो ये चीज़ें को जानना पड़ेगा, और आपको अनवरत कम से कम पर डे 7 से 8 घंटा आपको समर्पित करना पड़ेगा बीपीएससी के एग्जाम्स में। अब चूँकि हमने जनरल एक आइडिया दिया है सिलेबस का, प्रिपरेशन का, कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी आपको करनी है, इसके अलावा जो अब एक रिसेंटली बात यह आई गई है कि क्या मामला बिगड़ सकता है। देखिए, सरकार अगर चाह लेगी तो मामला फंसने नहीं देगा, हाँ 1-2 माह विलम्ब हो सकता है, लेकिन मामला को फंसने नहीं देगा, क्योंकि सरकार भी इसके लीगल चीज़ों को निश्चित तौर पर जानते होंगे कि मामला जब कोर्ट जाता है तो फिर इसका निराकरण क्या होगी। तो सरकार हरकत में जरूर आ गई होगी, क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि मामला कोर्ट चला गया है। तो अब सरकार की जो लीगल एक्सपर्ट हैं, अब वो जरूर इस चीज़ों पर विमर्श करना शुरू कर दिए होंगे, क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास बहाली के अलावा अब कोई विकल्प बचा नहीं। क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बहाली जो है पॉलिटिकली ये होता है, तो निश्चित तौर पर सरकार बहाली करेगी। और सिलेबस चूँकि जारी हो गया तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता कि सिलेबस अपडेट संशोधन होगा भी नहीं, यह भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो भी हैं, जो सिलेबस अभी तक है, उस सिलेबस को ही आधार मान के आप तैयारी करें, और फंसेगी क्या होगी उस पर ज़्यादा मंथन नहीं करें। अगर ऐसा होगा तो आपको 1 से 2 माह और समय मिल रहा है, आप ये मान के चलें और तैयारी को कंटिन्यू करें। किसी प्रकार की दिक्कत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है बिहार से ये 7th फेज का, तब तक आपके लिए किसी न किसी स्ट्रेटजी को लेकर, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर मैं वीडियो जरूर लाता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन लेटेस्ट में पहुँच जाए। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।